स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का एक नया वीडियो देखते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन की टाइमलाइन को। इसके अलावा वहाँ की सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन विच लीड्स द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और उसके बाद हमने एक वीडियो में देखा द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन 1789। तो यानी क्रांति घटित हो चुकी है। अब उस क्रांति में जो नेशनल असेंबली है उसने जिम्मेदारी उठाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की उसके अकॉर्डिंग फ्रांस का रूल कैसा बना, फ्रांस में किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित हुई। तो 1791 में जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनता है, संवैधानिक राजतंत्र बनता है। इसे ही हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आज जैसे प्रेजेंट में हमारे देश में 3 इंस्टीट्यूशन के थ्रू शासन किया जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी तरह से फ्रांस में उस समय नेशनल असेंबली ने इस तरह की प्लानिंग की ताकि पावर को शेयर किया जा सके, ताकि जो पावर्स हैं शासन की वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज ना हो, उनका डिवीजन हो सके। तो आइए हम देखते हैं अपने टॉपिक को। फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना इन 1791। ये 1 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1791 में ऐसा क्या हुआ? 1791 में जो नेशनल असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कर ली, यानी संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। संविधान जो है उसको तैयार करने के पीछे क्या मोटो थे, क्या मकसद थे? तो उसका मेन मोटो क्या था? राजा की पावर्स को लिमिट करना, कंट्रोल करना, उसकी शक्तियों को सीमित करना, ताकि राजा मन मर्जी ना कर सके। दूसरा हम देखें तो जो शक्तियां हैं शासन की उनका विकेंद्रीकरण करना, उन पावर्स को सेपरेट करना, ताकि कोई व्यक्ति भ्रष्ट ना हो सके, मन मर्जी से रूल ना करे, ताकि एक अच्छा शासन स्थापित हो सके। तो इनके लिए 3 इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस तरह से 3 इंस्टीट्यूशंस बनाकर ये जो पावर है, ये जो वर्क डिवीजन किया गया, पावर शेयरिंग की गई और फ्रांस का जो शासन है उसमें एक नवाचार शामिल किया। आइए हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विधायिका यानी लेजिस्लेचर। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रांस की पब्लिक है। फ्रांस की पब्लिक को 2 पोर्शंस में कैटेगराइज किया। नीचे वाले जो लोग हैं वो हैं इनएक्टिव सिटीजन यानी निष्क्रिय नागरिक, और ऊपर वाले जो हैं वो हैं एक्टिव सिटीजन यानी सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन है? सक्रिय नागरिक वो हैं जो अपने 25 वर्ष से ऊपर हैं और पुरुष हैं और अपने 3 दिन के वेतन यानी मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हैं। यानी आप समझिए, एक्टिव सिटीजन वो लोग हैं, फ्रांस के वो पुरुष जो 25 एज से ऊपर हैं और 3 दिन के वेतन के बराबर कर चुकाते हैं, 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो कर चुकाते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो हैं सक्रिय नागरिक, एक्टिव सिटीजन। ओके, तो जो एक्टिव सिटीजन है उन्हें ही वोट देने का अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक्टिव सिटीजन है, ये वोट देके 50,000 इलेक्टोर्स को चुनेंगे यानी निर्वाचक को चुनेंगे। और उसके बाद ये जो निर्वाचक हैं जो 50,000, ये फिर वोटिंग के थ्रू नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स का चुनाव करेंगे। और ये जो नेशनल असेंबली है यही देश की विधायिका है, लेजिस्लेचर है, यानी इसका ही काम है देश का कानून निर्माण करना। तो आपको समझ आ गया, जो देश के सक्रिय नागरिक हैं वो निर्वाचक समूह को चुनेंगे जो 50,000 लोगों का है, और ये जो 50,000 लोग हैं ये नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स चुनेंगे, और यही बनाती है देश की नेशनल असेंबली। यानी विधायिका, और विधायिका का काम है कानून निर्माण करना। तो इस तरह से हमने लेजिस्लेचर को पढ़ा। आइए हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव। सेकंड है हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। तो अब देखिए, आपको चित्र में ये कार्यपालिका नजर आ रही होगी। कार्यपालिका में बेसिकली कौन है? राजा है और उसके मिनिस्टर्स हैं, उसके मंत्री हैं। तो कार्यपालिका का फॉर्मेशन कौन करता है? कार्यपालिका का फॉर्मेशन मिनिस्टर और इट्स काउंसिल, ये दोनों मिलकर जो है वो कार्यपालिका का निर्माण करती है। दूसरी बात, इनका काम क्या है? इनका काम है
टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस, एग्जीक्यूट करना, जो निर्णय लिए गए हैं उन्हें लागू करना। कौन से निर्णय? जो निर्णय विधायिका ने लिए वो निर्णय कार्यपालिका लागू करती है। ठीक है। और तीसरी चीज, इसके ऊपर नेशनल असेंबली का कंट्रोल होता है। इट वॉज अंडर द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का नियंत्रण, यानी राजा अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता, राजा और मंत्री। तो इस तरीके से हमने देखा कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को, जिसका काम है नेशनल असेंबली द्वारा लिए गए डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना और जो कि नेशनल असेंबली के अंडर है। आइए हम तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है इसका न्यायपालिका यानी जुडिशरी, उसकी स्टडी करते हैं। तो न्यायपालिका को आप देख सकते हैं चित्र में कि जो एक्टिव सिटीजन है, एक्टिव सिटीजन मतलब आपको बताया था वो पुरुष जो 25 साल से ऊपर हैं और 3 दिन के वेतन के बराबर 3 दिन के मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं, वो क्या है? एक्टिव सिटीजन है। तो जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो क्या करते हैं? वो न्यायपालिका के जो जज हैं उनका इलेक्शन करते हैं और जो न्यायपालिका है उसका काम है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, विवादों का निपटारा करती है। और इस तरीके से ये जो फ्रांस है इसकी शासन व्यवस्था को 3 इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग बनाया गया। तो आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलिए हम देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूशंस में इस पूरे सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसमें ना केवल जो गवर्नमेंट है उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया बल्कि इसमें कुछ सिटीजन राइट्स भी दिए गए। तो देखिए हम सिटीजन राइट्स को देखते हैं। सबसे काम की बात, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस सिटीजन राइट में केवल और केवल पुरुषों को, मैन यानी मेल्स हैं उन्हीं को ही ये राइट्स दिए गए। सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिए, सक्रिय नागरिक में भी केवल जो पुरुष हैं जो 25 साल से ऊपर हैं उन्हीं को शामिल किया गया, जो टैक्स पेयर्स हैं 3 दिन के मजदूरी के बराबर। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र इसको नाम दिया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन इसको नाम दिया गया। तो आप समझिए कि मैन के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें क्या राइट्स दिए गए? देखिए इसके अकॉर्डिंग डिक्लेयर किया गया कि उन्हें क्या क्या अधिकार मिलेंगे। जीवन का अधिकार मीन्स राइट टू लाइफ जो है उन्हें वो दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, अपने विचारों के अभिव्यक्ति का अधिकार। इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समान, ये सारे अधिकार उनको दिए गए। आज हमें ये बातें नॉर्मल लग रही होंगी लेकिन एट दैट टाइम ये बातें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती थी, क्योंकि उस समय प्रजा से निकलकर सिटीजन का दर्जा मिलना, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप पहले आप प्रजा हैं और वो आपका राजा है, लेकिन उसके बाद आप क्या बन जाते हैं? नागरिक बन जाते हैं। नागरिक मतलब आपको कुछ निश्चित अधिकार मिलते हैं, एक समान अधिकार आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कुछ अधिकार दिए गए जो आज हमें कॉमन लग रहे हैं पर उस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अच्छा, ये अधिकार कैसे हैं? ये अधिकार है नैसर्गिक और अहर्निय मीन्स नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। इसका मतलब ये है कि ये आपको बाय बर्थ मिलेंगे, यानी जन्म से ही मिलेंगे, इनको कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, कुड नॉट बी टेकन अवे। और सबसे बड़ी बात, जो आपका स्टेट है, जो आपका राज्य है, जो आपकी शासन व्यवस्था है वो इसकी रक्षा करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी, ना कि इसको छीनेगी। आज भी एज ए इंडियन सिटीजन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है उसकी रक्षा करती है, हमारे अधिकारों की सुरक्षा करती है। तो इस तरह से हमने एक टॉपिक देखा, ये हमारा टॉपिक था 1791 में किस तरह से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना। इसका मतलब ये है फ्रांस में संविधान लागू हुआ और राजतंत्र को, राजा को संविधान के अधीन किया गया, राजा की शक्तियां कंट्रोल की गई और ये जो शासन है ये 3 संस्थाओं के माध्यम से चलाया गया और इसमें पुरुषों को नागरिक अधिकार भी दिए गए। ये हमारा पहला टॉपिक था। अब एक दूसरा टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिंबल्स। इसमें जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी आप इसको जो हमने अभी देखा है पूरा, उसको एक बार फिर से इस पिक्चर के द्वारा समझिए। यहाँ हमें सक्रिय नागरिक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ फ्रांस की पूरी पीपल है, पूरी पब्लिक है। पूरी पब्लिक को बेसिकली 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है, वो जो टैक्स पे करते हैं पुरुष, और जो टैक्स पे नहीं करते पुरुष और महिलाएं, सभी तरह के लोग।
और जो टैक्स पे करते हैं उन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया। वही चुनेंगे 50,000 लोगों को, साथ ही साथ ये 50,000 जो निर्वाचक हैं ये चुनेंगे नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली कानून बनाएगी और ये विधायिका कहलाएगी। और कार्यपालिका जो है वो कानूनों को लागू करेगी, जिसमें राजा और उसके मिनिस्टर शामिल हैं, और ये नेशनल असेंबली के अंडर में हैं। और तीसरा है न्यायपालिका। तो जुडिशरी जो है उसको सक्रिय नागरिक ही चुनेंगे, और जो न्यायपालिका है वो विवादों का निपटारा करेगी। तो इस तरह से ये पिक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करें और एग्जाम में आपके कॉपी में भी आप इसको बना के आएँ। तो देखिए हम सिंबल्स देखते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है। इसमें 1 मार्क्स के कई क्वेश्चंस बनते हैं, हर सिंबल पर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझने वाली कि 18वीं शताब्दी जो है उसमें फ्रांस के मैक्सिमम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जब पढ़े लिखे नहीं थे तो वो पढ़ी लिखी वो जो पुस्तकें हैं, जो लिटरेचर है, उनको पढ़ के न्यू आइडियाज से फैमिलियर नहीं हो सकते थे। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ये जो पिक्चर्स हैं, सिंबल्स, पेंटिंग्स, इनका यूज़ किया गया। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ ले बार्बिए। ले बार्बिए ने एक पेंटिंग तैयार की ताकि लोगों तक ये सारे जो क्रांति है, इसकी घोषणा पत्र, इसकी बातें, इसके मैसेज लोगों तक थ्रू द सिंबल्स जा सके। तो आइए एक एक करके हम सिंबल्स देखते हैं। पहला सिंबल है टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? ये आज़ादी का प्रतीक है। ये बेसिकली अंडरस्टूड है कि चेन पहले लगी होती हैं, मतलब हम गुलाम हैं, बंधन में हैं, और चेन का टूटना मतलब आज़ादी का प्रतीक। दूसरा आपको ये छड़ों का बर्छीदार गट्ठर दिखाई दिया। एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर जब ग्रुप में हो तो नहीं, ये मजबूत बन जाता है। तो ये किसका वो है? एकता में ही बल है। ठीक है। तीसरा आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसके सेंटर में एक आंख बनी है, और वो जो है वो चारों तरफ रोशनी बिखेर रही है। ये किसका प्रतीक है? ये सिंबल है ज्ञान का। ये ज्ञान का प्रतीक है जो कि अज्ञान को दूर कर रहा है, ज्ञान रूपी अंधेरे को। और साथ ही साथ आपको एक डंडा जैसा दिखाई दे रहा है जिसे राजदंड कहा। ये रॉयल जो पावर है, राजा की शाही शक्ति, उसका प्रतीक है। इसके नीचे आपको एक रिंग दिखाई दे रही है जिसमें सांप है, उसने अपनी पूंछ को मुंह में ले रखा है। ये जो क्या है, ये बेसिकली सनातनता का प्रतीक है, इसका कोई और छोर नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, लाल जो फ्रांजियन टोपी है, ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जो लोग इसे पहनते हैं, इसका मतलब वो पहले दास थे लेकिन अब वो आज़ाद हो चुके हैं। इसके बाद फ्रांस के जो नेशनल कलर्स हैं वो दिखाए गए हैं, नीला, लाल, सफ़ेद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस पेंटिंग में आपको देखिए तीनों कलर दिखाए गए हैं। साथ ही साथ एक डैनो वाली यानी पंखों वाली स्त्री को दिखाया है। ये कानून का एक पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीय रूप दिखाया है। और इसके नीचे आपको एक विधि पट यानी कानून की एक वो दिखाई है पट्टिका, जिसमें सबके लिए कानून समान है या सब कानून की नज़र के समक्ष समान है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, इस तरह से दिखाया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसमें हमने जनरली आज 2 टॉपिक्स को देखा है। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें 3 मार्क्स के साथ साथ 1 मार्क्स के भी कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ आए तो आप इसको बार बार देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। आई होप कि आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।